हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये शायद लास्ट वीडियो होने वाली है एचटेट की 2026 सेट बी की, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। 9 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, वो शायद इस वीडियो में पूरे हो जाएं, वरना एक छोटी सी वीडियो और आएगी। फिर एक पूरा हमारा पेपर सोल्व हो गया साइंस का, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन रहते हैं हमारे 9 से 10 क्वेश्चन, बस वो आज कंप्लीट कराने हैं। 139, द पावर ऑफ ए लेंस इज़ -2D। एक लेंस की पावर कितनी है? 2D है। अलग अलग लेंस की पावर होती है, किसी की ज़्यादा पावर होती है, किसी की कम होती है। कह रहा तो लेंस कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ होती है इक्वल टू 1/p। फोकल लेंथ और पावर का क्या रिलेशन है? इन्वर्स, मतलब f इक्वल टू 1/p। तो हमें पावर दी हुई है पावर दिया -2, तो मैंने f इक्वल टू 1/-2 पावर की जगह रख लिया -2। सोल्व कराया, -0.5 मीटर आया। क्या आया? फोकल लेंथ आई। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी आ गई। अब कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो लेंस होता है कन्वर्जिंग। कैसा होता है? कन्वर्जिंग, जो लाइट को कन्वर्ज करता है। जैसे मैंने लेंस बनाया, मैं ऐसे लाइट आई और इन सबको क्या कर दिया, ऐसे कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है तो मतलब लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। लेकिन अगर नेगेटिव होती है तो लेंस होता है डाइवर्जिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? फोकल लेंथ माइनस आई है तो मतलब डाइवर्जिंग, फैलाएगा लाइट को, डाइवर्जिंग। और फोकल लेंथ क्या आई है हमारी? -0.5 मीटर। तो वो पीछे आंसर बी है, सॉरी आंसर की में आंसर बी है, लेकिन हमारा सोल्व करने में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो हो सकता है पीछे आंसर की में मिस प्रिंट हो। आप खुद ही देख लो, माइनस का 0.5 मीटर आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया सी। और आप क्या सोचते हो इस बारे में, और कमेंट में बताइएगा। एक बार ऐसे हाथ रख के रिवाइज करते हैं। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। लेकिन अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है। ऐसी पावर के केस में पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग होगा, नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग। ठीक है, दोनों में, पॉजिटिव में कन्वर्जिंग, नेगेटिव में डाइवर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। इस क्वेश्चन में देखते हैं, echo is distinctly heard only if the time interval between original sound and reflected sound is at least about। कह रहा कोई echo है। echo समझते हो ना आप? मान लो आप पहाड़ों में जाओगे, पहाड़ों में खड़े हो, आपने किसी का नाम लिया। मान लो किसका नाम लूँ मैं? मान लो आपने लिया मनीष, आपने चिल्लाया, तो थोड़ी देर में साउंड आएगी मनीष 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 मनीष। ये जो बार बार हमें सुनाई देती है ना, इसी को कहते हैं एको। ठीक है, आप पहाड़ों में जाओ, आपने किसी का नाम लिया, आपने बोला प्रिया 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 प्रिया, ये ऐसी साउंड जो आती है ना पीछे, यही क्या है? एको है। ये एको पता है कब सुनाई देगी? मान लो तुमने बोल दिया प्रिया, तो आवाज़ हमारी जाएगी जाएगी जाएगी, फिर टकरा के वापस आएगी पहाड़ों में। अगर वो 0.1 सेकंड से पहले पहले आ गई ना, तो हमें फिर एको सुनाई नहीं देगी। एको सुनने के लिए वो साउंड 0.1 सेकंड के बाद में आनी चाहिए। क्या मतलब इसका? मतलब हम आवाज़ गई, पहाड़ में टकरा के वापस आई, तो 0.1 सेकंड से पहले आ गई ना आवाज़ टकरा के, तो हमें एको नहीं सुनाई देगी। वो 0.1 सेकंड के बाद ही आनी चाहिए, तब जाके एको सुनाई देगी। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर कोई भी आवाज़ मान लो मैं कुछ आवाज़ सुन रहा हूँ या तुम मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, कोई और भी तुम, अगर 0.1 सेकंड के अंदर अंदर मैंने कुछ और भी बोल दिया ना, तो वो चीज़ मिक्स हो जाएगी। तुम कोई भी आवाज़ सुन रहे हो ना, हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं,
वो हमें अलग अलग तब सुनाई देती है जब वो 0.1 सेकंड के बाद में बोली गई हो। मान लो एक लड़का मुझसे बोल रहा है, फिर दूसरा लड़का बोला, तो 0.1 सेकंड लग जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है। अगर दोनों 0.1 सेकंड के अंदर अंदर बात आए ना, दोनों मेरे पास आवाज़ आए, तो उन दोनों की आवाज़ मिक्स हो जाएगी और मुझे वो एक ही आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, अगर 0.1 के बाद आए तो ही सेपरेटली सुनाई देती है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कान, हमारे जो दिमाग है ना, दिमाग किसी भी आवाज़ को 0.1 सेकंड तक याद रखता है। कोई भी मुझसे बोल रहा है या मैं तुमसे बोल रहा हूँ, 0.1 सेकंड तक वो आवाज़ याद रहेगी, फिर ऑटोमेटिक माइंड से हट जाएगी। अगर उसी 0.1 में कोई और आवाज़ भी आ गई तो वो सब मिक्स हो जाती है। ठीक है, इसलिए अलग अलग साउंड सुनने के लिए ये टाइम ज़रूरी होता है। ठीक है, मैंने बताया ना, आवाज़ अगर पहले आ गई तो मर्ज हो जाएगी दोनों आवाज़। 0.1 सेकंड के अंदर अंदर आ गई तो, अगर 0.1 सेकंड के बाद दूसरी आवाज़ बोली जा रही है तो वो अलग से सुनाई देगी। अब तुम कहोगे हमारे जो घर वगैरह में हमें एको सुनाई नहीं देती है ना। मैं बोलूँ अपने इस कमरे में बैठा हूँ, मैं बोलूँ प्रिया, वापस तो आवाज़ नहीं आई, प्रिया प्रिया नहीं आई। तो भाई इसकी कंडीशन होती है एको की। कम से कम पता है, अगर मैं जिस भी हॉल में बैठा हूँ ना, वो कम से कम उसकी दीवारें 17 मीटर दूर होनी चाहिए मेरे से। क्यों? मैं बोलूँगा 17 मीटर दीवार पे जाएगी, फिर टकरा के आएगी, तो ये कंडीशन होती है। कम से कम भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17 मीटर होना चाहिए। 17 मीटर जाएगी, दीवार पे टकरा के आएगी, तो टोटल हो गया 34 मीटर। ठीक है, जब जाके मुझे एको सुनेगी, तो एक कंडीशन होती है। पहाड़ों में पहाड़ दूर होते हैं तो भाई 17 मीटर का डिस्टेंस होता है, इसलिए हमें वहाँ ईजिली सुन लेते हैं एको। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स। So its answer is 0.1 second, not 0, no, not this. Okay. 136 है, किस मीडियम में साउंड सबसे तेज़ ट्रैवल करती है? हवा में, पानी में, स्टील में, वैक्यूम में? आवाज़ को चाहिए मीडियम। मैं इस कमरे में बैठ के बोल रहा हूँ तो हवा है, हवा एक मीडियम है, एयर, जब जाके आप सुन पा रहे हो। वैक्यूम में तो हम आवाज़ ट्रैवल होएगी नहीं। जैसे मून वगैरह पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो उनको आवाज़ नहीं सुनती ना, है ना, उनके पास वो अपना कुछ अलग गैजेट लेके जाते हैं। वैक्यूम में नहीं होती भाई। सबसे ज़्यादा आवाज़ ट्रैवल करती है सॉलिड में। किस में? सॉलिड में। स्टील सॉलिड है, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर सबसे कम गैस में। ठीक है, आप जैसे घंटी है, स्कूल की घंटी, उसको मारो, टन तेज़ से आवाज़ आती है। सबसे ज़्यादा तेज़ जो है सॉलिड में आवाज़ आती है, और साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टू इंस्टेंट रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनाएंगे उसका एरिया क्या दिखाता है? आओ देखते हैं। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है ना, तो वाई एक्सिस पे ले लिया वेलोसिटी, ये रहा वाई एक्सिस, वेलोसिटी ले लिया। एक्स पे ले लिया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। एक बात बताना, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम है, इनका एरिया निकालना है ना, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो गया। वेलोसिटी और टाइम एक साथ हो गए, बचा क्या? डिस्प्लेसमेंट बचा। तो भाई वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यूनिट से देख लो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होती है? सेकंड। मीटर पर सेकंड और सेकंड जब गुना करेंगे तो कट के क्या आएगा? मीटर आएगा। मीटर किसकी यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट। क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, है ना। हमने क्या करा? हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया? हमने एक्स पे टाइम ले लिया, वाई पे वेलोसिटी ले ली, और इसका एरिया क्या होगा? फिर वही वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, इनको एक साथ लिख लिया।
डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो गई, ये मल्टीप्लाई हो गए, आया क्या, डिस्प्लेसमेंट आया। अब यूनिट देख लो, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, दोनों को गुणा करो, मीटर पर सेकंड कट के मीटर आया, किसकी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट की। तो भाई हमारा आंसर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो एरिया है वो क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। 127 है भाई, ओजोन लेयर क्या करती है, हमें पता है ओजोन लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में है ना। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, ऐसी लेयर चलती हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है, ठीक है, O3। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों, ये क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करती है या यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, नहीं, विजिबल लाइट रिफ्लेक्ट करती है, नहीं, ये तो खुद ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। देखो ओजोन लेयर क्या करती है, जो भी यूवी रेज है ना, यूवी रेज होती हैं हार्मफुल रेज होती हैं, अगर वो धरती पे आ गई तो हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है और अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो वो सब धरती पे ना आए। यूवी रेज को कौन एब्जॉर्ब करता है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है और हमें उसके साइड इफ़ेक्ट से बचाती है। तो ओजोन लेयर का काम है एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है। इसलिए जैसे अभी पहले न्यूज़ आई थी ओजोन में होल हो गया है, इसलिए इतनी टेंशन हो रही थी कि क्योंकि अगर ओजोन में बहुत बड़ा होल और हो गया तो सारी की सारी यूवी रेज आएंगी और धरती पे और हमें बीमारियां होंगी, स्किन कैंसर वगैरह होगा। इसलिए जो है स्कीम चलाई थी कि जो जिस वजह से ओजोन में छेद होता है वो सारी चीज़ें हम बंद कर देंगे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीज वगैरह में जो एसी वगैरह में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्योंकि यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब ये देखो, ये भी पढ़ लो, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करती है। भाई इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है, ये देखो यहाँ पे, इंफ्रारेड रेडिएशन का मतलब होता है हीट रेडिएशन, जो गर्मी को ट्रैप करे, ठीक है। नहीं, ओजोन हीट रेडिएशन को ट्रैप नहीं करती। ये तो कौन करता है हीट को ट्रैप, ग्रीन हाउस की गैस करती है, जैसे CO2, CH4, वाटर वेपर, N2O। ये क्या करती हैं, जैसे सूरज ने धरती पे गर्मी भेजी, हीट आई सूरज से, अब धरती पे जैसे आई सूरज से हीट, अब धरती भी हीट को वापस भेजती है। लेकिन आसमान में क्या है, एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा CO2 है, ज़्यादा CH4 है, ज़्यादा N2 है, तो हीट को वहीं पे क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है। थोड़ी बहुत हीट बाहर जाएगी, बाकी हीट सारी वहीं रह जाएगी, जिसकी वजह से धरती पे गर्मी बढ़ जाती है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस कम होनी भी अच्छी बात है। एक लिमिट में हो तो अच्छी बात है, भाई प्लैनेट वार्म रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी तो गर्मी भी बढ़ेगी। यहाँ मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि इंफ्रारेड रेडिएशन का मतलब होता है हीट रेडिएशन, हीट, गर्मी, हीट एनर्जी, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, यूवी वाला। यूवी को ओजोन लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। अब है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होती है अलग अलग तरह की फसलें उगाना धरती पे, जैसे सर्दियों में अलग फसल उगा दी, गर्मियों में अलग फसलें उगा दी। क्यों, ताकि जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे और हमें जो ज़्यादा पेस्ट वगैरह, जो दवाइयाँ वगैरह ज़्यादा डालनी ना पड़े, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन इसलिए यूज़फुल होती है, सिर्फ पानी बढ़ाने के लिए नहीं, केमिकल फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंस के लिए नहीं, ये तो कम होता है बल्कि डिपेंडेंस। और इसको अच्छे से समझते हैं। भाई क्रॉप रोटेशन करता क्या है, एक तो ये मिट्टी को उपजाऊ रखता है। क्रॉप रोटेशन होता है अलग अलग फसलों को उगाना अलग अलग समय में, एक बार दाल उगा दी, एक बार गेहूँ उगा दिया, एक बार चावल उगा दिया। अगर अलग अलग फसलें उगाएंगे तो वो अलग अलग न्यूट्रिएंट यूज़ करेंगी, ठीक है। तो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट डालने पड़ेंगे धरती में, जिसकी वजह से
धरती में कोई ख़ास न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, सारे न्यूट्रिएंट धरती में होंगे। और जब हम दाल वगैरह उगाएंगे, लेगुमिनस क्रॉप उगाएंगे, तो वो फसलें क्या करती हैं, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट को मिट्टी में ऐड करती हैं। ये इनकी खासियत है लेगुमिनस क्रॉप की। और इसकी वजह से पेस्ट वगैरह हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यूट्रिएंट सारे पहले से है ही। और वीड्स भी अपने आप मर जाती हैं, क्योंकि अलग तरह की फसल में पुरानी वाली वीड्स ज़्यादातर नहीं चलती। और साथ ही साथ फसल की मात्रा भी, क्रॉप यील्ड भी बढ़ती है, सोइल भी हेल्दी होती है, पेस्ट वगैरह भी कम होते हैं। तो क्रॉप रोटेशन क्या करता है, सोइल फर्टिलिटी को और मेंटेन करता है और पेस्ट बिल्डअप को कम करता है। जो किडनी में नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन्स इन किडनी हेल्प इन फॉलोइंग। भाई किडनी है हमारी, जो किडनी होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं। तो उसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, फिल्टर करने का और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करने का। आइए समझते हैं। देखो, पहली बात तो नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर भी है, फंक्शनल भी है। मतलब इनकी बॉडी शेप भी है और ये फंक्शन भी करती हैं। किडनी के अंदर हर एक किडनी में कम से कम भी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होती है। इसका मेन फंक्शन होता है यूरिन बनाने का। ठीक है, होता क्या है, बॉडी में वेस्ट जो होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड में जो वेस्ट होता है, साथ में कुछ जो अच्छे न्यूट्रिएंट वगैरह उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद करने के बाद ये करती है फिल्ट्रेशन, मतलब जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको अलग कर लेती है और जो अच्छी चीज़ें आ गई इसमें उनको वापस रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देती है। और जिससे जो वेस्ट है वो अलग हो जाता है, फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस पे आपको बिल्कुल डिटेल में चाहिए तो पूरा अच्छी एक वीडियो बन सकती है। आप बताइए कमेंट में, इस पे हम अच्छी एक वीडियो बना देंगे। फ़िलहाल यह आंसर है। नेफ्रॉन का काम क्या है, फिल्टर करने का और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जो अच्छी चीज़ें न्यूट्रिएंट आ गए थे ब्लड में उसको दोबारा ब्लड में भेजना, जो किडनी वगैरह में आ गए थे उनके ट्यूबल्स में, उसको वापस भेजना।